दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों 2-3 दिन गैप हो गया है क्योंकि थोड़ा सा मैं व्यस्त हूँ और मेरा पार्टनर भी किसी शादी के कारण कहीं गया हुआ है, इसलिए वीडियो सही समय पर नहीं जा रहा है। इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। दोस्तों देखिए, हम आप लोग को पिछला वीडियो में प्लांट टिश्यू के बारे में, टिश्यू का पूरा विभाजन एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू के बारे में किया गया है। उसके बाद फिर प्लांट टिश्यू के बारे में आगे पढ़ाया गया था, जिसमें आपको प्लांट टिश्यू का पूरा वर्गीकरण दिखा दिया गया था। यहाँ पे भी फिर मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। विभाजोत्तक युक्तक यानी कि प्लांट टिश्यू का जो वर्गीकरण किया गया था वो विभाजोत्तक युक्तक और अस्थायी युक्तक। विभाजोत्तक युक्तक के बारे में मैंने बता दिया था, एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो एपिकल कहाँ, रूट टिप और शूट टिप पे, जिसमें हमेशा ग्रोथ मियोसिस डिवीजन होते रहता है। लैटरल उसके विड्थ बढ़ाने में, किसी भी पेड़ पौधे जो होते हैं उसके जो विड्थ होते हैं यानी कि मतलब ये तना का जो डायमीटर होता है उसको बढ़ाने में इसका योगदान होता है। और इंटरकैलरी ये नोड और इंटर नोड में पाए जाते हैं। जो मैं मॉर्फोलॉजी पढ़ाऊंगा तो नोड और इंटर नोड के बारे में बताऊंगा। कहने का मतलब जब ये कोई पत्ती है मान लिया जाए तो पत्ती यहाँ पे जो ये होता है ये सब होता है, इस सब में इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैंने आप लोग को घास का दिया था। ग्रास जो होता है उसका एग्जाम्पल मैंने दिया था, इसके बारे में बताया था। क्वेश्चन भी हमेशा पूछता है कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है, तो घास में। ठीक है, इसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, ये विभाजोत्तक उत्तक मैंने आपको पढ़ा दिया, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बता दिया। मेनली अगर उत्तक से क्वेश्चन पूछता है तो सबसे ज्यादा फंक्शन से ही क्वेश्चन पूछता है। 99% क्वेश्चन अगर पूछा भी है, प्रीवियस ईयर भी आप देखिएगा, तो मैक्सिमम चांसेस होता है कि इसके जो फंक्शंस होते हैं उसी से क्वेश्चन पूछता है। और मैं उन्हीं चीजों को आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि आप लोग को एकदम कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्लांट उत्तक का, यहाँ अस्थायी उत्तक के बारे में। देखिए, जब क्या होता है ना कि जब ये विभाजन यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, इसमें डिवीजन नहीं सिर्फ वृद्धि होता है। यही वृद्धि आगे चलकर अस्थायी उत्तक का निर्माण करता है। ठीक है, परमानेंट टिश्यू का निर्माण करता है। और ये जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, तो कारण देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है कि वृद्धि, नॉट डिवीजन। डिवीजन नहीं, सिर्फ वृद्धि, ग्रोथ उसका होते रहता है। वृद्धि होते होते अस्थायी उत्तक का निर्माण करता है। ये जो अस्थायी उत्तक होते हैं यानी परमानेंट टिश्यू होते हैं, या तो मृत भी हो सकते हैं या सजीव भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो इसी से क्लियर है कि वृद्धि सिर्फ हो रहा है इसमें, तो इसीलिए इसमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है। क्लियर? तो परमानेंट टिश्यू यानी कि अस्थायी उत्तक किसे कहते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो विभाजोत्तक उत्तक के वृद्धि के फलस्वरूप जो उत्तक का निर्माण होता है, जिसमें जो मृत या सजीव दोनों प्रकार के होते हैं, विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है, उसे अस्थायी उत्तक कहते हैं। देखिए, बायो में कोई मानक डिफिनेशन बनाने के लिए आपको इन्हीं चीजों को जोड़ के एक मानक डिफिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, विभाजोत्तक जो अस्थायी उत्तक होते हैं परमानेंट टिश्यू, इसको दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, पहला हो गया कि सरल परमानेंट टिश्यू यानी कि सिंपल परमानेंट टिश्यू, सरल अस्थायी उत्तक, और दूसरा हो गया जटिल अस्थायी उत्तक। ठीक, अब देखिए, ये जो सरल अस्थायी उत्तक वो पुनः इसको, ये मैं एक बार आपको वर्गीकरण दिखा चुका हूं, लेकिन फिर भी यहाँ चूंकि मुझे बताना था इसलिए फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो सरल अस्थायी उत्तक होते हैं, देखिए इसको फिर 3 वर्गों में बांटा जाता है। पहला हो गया पैरेन्काइमा, दूसरा हो गया कॉलेनकाइमा और तीसरा हो गया स्क्लेरेन्काइमा। देखिए, इसका जो हिंदी रूपांतरण नाम है वो आपको याद होगा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने जो इसका इंग्लिश है उसी का मैंने रोमन का ही सिर्फ इस देवनागरी भाषा में लिख दिया है, पैरेन्काइमा। ठीक है, इसको हिंदी में कुछ और कहा जाता होगा, बट इसी को याद रखिए, ज्यादा कंफर्टेबल होगा। पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। जबकि जटिल जो स्थायी उत्तक होते हैं, इसको 2 भागों में बांटा जाता है, जाइलम और फ्लोएम। ठीक, अब आइए पैरेन्काइमा जो होता है, अब इसका एक एक करके हम लोग फंक्शन देख लेते हैं। सरल अस्थायी उत्तक, तो सरल अस्थायी उत्तक जो होते हैं उसके 3 वर्ग होते हैं। इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, पूछेगा तो पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, इसका जो फंक्शन होते हैं यही सब क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम लोग को उसी के अकॉर्डिंगली भी पढ़ना है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा में क्या होता है कि जो पैरेन्काइमा जो सरल अस्थायी उत्तक का जो एक भाग है पैरेन्काइमा, वो जनरली क्या होता है कि जो पौधे होते हैं उसके जो बाहरी लेयर होते हैं, जो जीवित लिविंग बाहरी लेयर होते हैं। देखिए, यहाँ पे ये कहा है, हमेशा ध्यान रखिएगा, मृत और सजीव दोनों, यानी कि इसमें सजीव होता है, कुछ सजीव भी हो सकते हैं, कुछ मृत भी हो सकते हैं। तो पैरेन्काइमा जो होते हैं वो एपिडर्मिस के रूप में, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं उसकी बाहरी जो लेयर होती है, सेल वॉल के अंदर बाहरी जो लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है। जब टिश्यू की बात हम कर रहे हैं तो एपिडर्मिस होती है, और एपिडर्मिस
के रूप में इसका संरक्षण प्रदान करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। पहला फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन है कि ये भोज्य पदार्थों का संचयन, यानी कि कुछ ऐसे पेरेन्काइमा में, कुछ पेरेन्काइमा टिश्यू में कुछ ऐसे स्टोरेज होते हैं, स्टोरेज जगह होते हैं, मतलब कि कुछ जगह होते हैं जहाँ पे भोजन का संचयन भी किया जाता है। तथा आप देखते होंगे कि कुछ पेड़ पौधे जो होते हैं बहुत प्रकार के पदार्थ उत्सर्जित करते हैं, जैसे रेजिन हो गया, गोंद हो गया, टेनिन हो गया। वो सब कहाँ से, वो भी संचित होते हैं पेरेन्काइमल टिश्यू में। तो पूछ देगा कि रेनिन या गोंद, किसी पेड़ का नाम लिख के कि गोंद जो सिक्रीशन होता है, उत्सर्जित होता है, वो किस टिश्यू में संचयित होता है, तो पेरेन्काइमा टिश्यू में। ठीक है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं, ये कहीं कहीं भोज्य पदार्थ का भी निर्माण करता है, यानी कि वैसे पेरेन्काइमा जिसमें हरित लवक, हरित उत्तक या क्लोरेन्काइमा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्लोरेन्काइमा, हरित उत्तक भी कुछ पाए जाते हैं पेरेन्काइमा में जो भोजन के निर्माण में सहायता करते हैं। यानी कि पेरेन्काइमा में भोजन का भी निर्माण होता है, कहाँ, जहाँ कोलेन्काइमा नामक एक टिश्यू पाया जाता है, इसी का एक सब पार्ट है कोलेन्काइमा, वहीं पे भोजन का निर्माण होता है। तीसरा है कि ये, इसके आगे हम जब बढ़ते हैं तो जलीय पौधे, जल में देखते हैं कुछ पौधे होते हैं जो तैरते रहते हैं। आखिर तैरने के लिए कुछ तो ऐसा चीज है, वो एक प्रकार का उसमें मतलब कि गुहिकाएं पाई जाती है जो पेरेन्काइमल टिश्यू का ही बना होता है, इसका नाम है एरेन्काइमा। ये भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, एरेन्काइमा। और पांचवा फंक्शन है ये पेरेन्काइमा का। देखिए, जब एरेन्काइमा बनता है तो पानी में है तो गैसियस एक्सचेंज में भी ये महत्वपूर्ण योगदान देता है। ये 4-5 एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि भाई पहला तो हो गया एपिडर्मिस के रूप में पौधों को संरक्षण देता है, दूसरा है कि भोजन का संचयन करता है, तथा जो पदार्थ वैसे पदार्थ का, पौधे जो कुछ ऐसे पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं जिसका स्टोरेज, जैसे गोंद, रेजिन, टेनिन वगैरह का स्टोरेज के रूप में भी काम करता है। दूसरा है कि भोजन का निर्माण करता है, कहाँ करता है, कि वैसे पेरेन्काइमा जहाँ पे कोलेन्काइमा नामक टिश्यू पाई जाती है, यानी कि हरित टिश्यू पाई जाती है, वहाँ भोजन का भी निर्माण करता है। ठीक है, जलीय पौधे में जो होते हैं वो पानी पे तैरते रहता है, किस कारण, तो इसमें जो एक ऐसे प्रकार का पेरेन्काइमा पाया जाता है जिसे एरेन्काइमा कहा जाता है, जिसके कारण जलीय पौधे तो तैरते रहते हैं और उसमें गैसियस एक्सचेंज विनिमय भी होता है। ये पेरेन्काइमा का फंक्शन है, इसको एकदम याद कर लीजिए। क्वेश्चन अगर पूछा तो इन्हीं पांचों में से ही पूछेगा, इससे आगे नहीं बढ़ेगा टिश्यू में कभी भी। विद कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा जो होता है ये मतलब कि बहुत कम जीवित, उसमें इसका शेप जो होता है अलग अलग तरीके के होते हैं, इसका भी शेप अलग अलग तरीके के होते हैं, क्यूबॉइडल होते हैं, स्तंभाकार होते हैं, लंबाकार होते हैं, बस उन चीजों से मतलब नहीं है। टिश्यू है तो किसी प्रकार का हो सकता है, कोलेन्काइमा का भी वही हाल है। तो कोलेन्काइमा, इसमें क्या होता है कि ये मेनली जो होता है रिजिड होता है, सेलुलोज, इसका भी, ये भी जो भित्तियां होती है सेलुलोज के बने होते हैं, इसका भी भित्ति सेलुलोज का बने होते हैं, इसमें थोड़ा पतला होता है, इसमें थोड़ा मोटा हो जाता है सेलुलोज का भित्ति। और ये मुख्यतः यांत्रिक सपोर्ट, यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट, यानी कि यांत्रिक सहारा प्रदान करने में कोलेन्काइमा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर कोलेन्काइमा से क्वेश्चन पूछा तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है कि यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। और इसमें क्या होता है कि हरित लवक पाया जाता है, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है कि जिस टिश्यू में भी हरित लवक, यानी कि हरित टिश्यू या हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट वगैरह पाया जाएगा, वो भोजन का निर्माण करेगा ही करेगा। तो ये भी भोजन का निर्माण करता है। अब आइए इसका तीसरा पार्ट में, स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा, देखिए इसका जो भित्ति होता है ना, मान लीजिए कि कोई टिश्यू है, इस टाइप का कोई टिश्यू है, इसका भित्ति मोटा हो जाता है, ठीक है, इस टाइप से मोटा हो जाता है, और ये लिग्निन का बना होता है। भित्ति लिग्निन के यहाँ पे डिपोजिशन होने से इसकी भित्ति मोटी हो जाती है। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब भित्ति मोटी हो जाएगी तो आप वो मैकेनिकल सपोर्ट, यानी कि यांत्रिक सहायता प्रदान करेगा ही करेगा, ठीक है। यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। और जो आंतरिक भाग, मतलब कि जो कोई भी प्लांट है, सजीव है, उसके अंदर में बहुत सारे साइटोसोल, बहुत सारे चीज होते हैं, तो उसको भी ये प्रोटेक्ट करता है, यानी कि आंतरिक भागों की रक्षा करता है। कौन? स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। उसके बाद फिर आप आगे आइए, ये सबसे मतलब कि एक बार क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं कि जो पौधे में लचीलापन होता है, ठीक है, जैसे पौधे देखते हैं कि बहुत तेज आंधी आता है फिर भी कुछ नहीं होता है, तो ये जो लचीलापन होता है, पौधे को सामर्थ्य, दृढ़ता तथा लचीलापन प्रदान करने के लिए कौन से टिश्यू जिम्मेवार है? स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू जिम्मेवार है। इस चीज को आपको एकदम ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, VVIMP है क्वेश्चन, ये VVIMP, ठीक है, लचीलापन प्रदान करता है।
मतलब कि आप देखते होंगे कि तेज आंधी, बहुत तेज हवा चल रही है, आंधी आ रही है, फिर भी पेड़ बहुत झुकता है लेकिन टूटता नहीं है। इसका कारण क्या है कि उसमें स्क्लेरेनकाइमा नामक टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है, इतना तो हो गया हम लोग का सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लिए। इसका 3 भाग होता है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा का इतना फंक्शन हम लोग देख लिए, कोलेनकाइमा का इतना फंक्शन देख लिए, स्क्लेरेनकाइमा का इतना फंक्शन देख लीजिए। ये दोनों में सेलुलोज होता है, एक में पतला एक में मोटा, लेकिन ये स्क्लेरेनकाइमा में और भी डिपोजिशन होते होते लिग्निन इनके जमाव के कारण इसका जो भित्ति होता है, सेल वॉल, वो काफी मोटी हो जाती है। ये यांत्रिक सहारा भी प्रदान करता है और आंतरिक भागों की पौधे के जो आंतरिक भाग होते हैं उसको ही ये प्रोटेक्ट करता है, और जो पौधे या पेड़ होते हैं उसको सामर्थ्यता प्रदान करती है, दृढ़ता प्रदान करता है और खास करके लचीलापन प्रदान करता है। ये क्वेश्चन बहुत ही VVIMP है। इसके बाद फिर हम लोग आते हैं परमानेंट अस्थाई की, जो परमानेंट टिश्यू में हम लोग देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यानी कि जटिल अस्थाई उत्तक के बारे में हम लोग समझते हैं। अब देखिए जटिल अस्थाई उत्तक यहाँ पे लिखा हुआ है कि मृत होते हैं, तो ये जो होते हैं वो डेड हो जाते हैं। कहने का मतलब इसमें इतना ग्रोथ हो जाता है, वैक्यूल्स होते हैं, बाकी सब सेल में सिर्फ एक बहुत बड़ा वैक्यूल्स होता है इस टाइप से, और पार्ट जो होते हैं वो डेड हो जाते हैं। ठीक है, बट उनसे हमको कोई मतलब नहीं है, हम लोग को यहाँ से मतलब है कि जाइलम और फ्लोएम। तो ये जटिल अस्थाई उत्तक जो होते हैं मुख्यतः 2 प्रकार के उत्तकों के बने होते हैं। पहला होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। तो जाइलम भी जो होते हैं, इसका तारू इसको हिंदी में कहा जाता है, इसको फ्लोएम को बास्ट कहा जाता है, बट उसको नहीं, मेरे ख्याल से आप लोग को यही याद रखना चाहिए, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, ये आसान भी रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। और जब भी एक चीज और मैं आप लोग को बस मतलब कि सजेस्ट करना चाहूंगा कि जब भी आप साइंस का क्वेश्चन पढ़ते हैं तो एक बार उसका मतलब कि देखिए इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, इस समय दिक्कत नहीं होता है हिंदी माध्यम में, लेकिन हिंदी माध्यम में आपका साइंस में टर्मोलॉजी का बहुत सारा दिक्कत होता है। इसलिए मेरा एक पर्सनली ओपिनियन, मतलब कि पर्सनली सुझाव रहेगा आप लोगों से कि जब भी आप साइंस का क्वेश्चन पढ़ते हैं एग्जाम में, खास करके एग्जाम में अगर आप पढ़ रहे हैं, मतलब बना रहे हैं, तो उस समय एक बार अगर किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी किसी शब्द को लेके डाउट हो तो आप सीधे उसके इंग्लिश वर्जन को देख लीजिए, वहां से क्वेश्चन आसान हो जाता है, बनाने में काफी आसान आपको महसूस होगा। इसलिए मैं ये बात बोल दे रहा हूँ। देखिए जाइलम और फ्लोएम का बना होता है कौन? जटिल कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो जाइलम जो होते हैं उसके 4 पार्ट होते हैं और फ्लोएम के भी 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम मृदु तक, यानी कि जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, वैसेल और ट्रैकिड्स, इसका इंग्लिश नाम है। उसी तरह फ्लोएम भी जो है चालनी नालिकाएं यानी कि CO2, सह कोशिकाएं, कैंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा, इसका नाम है। ठीक है, ये चारों मिलकर फ्लोएम का निर्माण करते हैं और ये चारों मिलकर जाइलम का निर्माण करते हैं। अगर मान लीजिए कोई जाइलम है, अगर कोई इस टाइप का कोई जाइलम है तो इसमें इस टाइप का होगा तो कुछ कहलाएंगे ट्रैकिड्स, मान लीजिए इस टाइप का है तो इसमें ये छोटा वाला ट्रैकिड्स कहलाएगा, कुछ वाहिकाएं कहलाएगी, जो बड़ा वाला है वाहिकाएं कहलाएगी, कुछ जो फाइबर्स ऐसे ऐसे बने होंगे तो वो जाइलम तंतु कहलाएंगे, और टोटल होल मिला के ये जाइलम कहलाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे भी फ्लोएम के साथ भी यही होगा कि फ्लोएम में भी इसी टाइप का कुछ स्ट्रक्चर हैं, उसमें कुछ चलनी नालिकाएं यानी कि CO2 होते हैं, कुछ कैंपेनियन सेल होते हैं, कुछ फ्लोएम तंतु होते हैं और कुछ फ्लोएम मृदु तक होते हैं, इनकी फ्लोएम पैरेन्काइमा होते हैं। अब देखिए मेनली है कि क्वेश्चन हमेशा फंक्शन से ही पूछता है, तो ये जब ये डेड टिश्यू हो जाते हैं तो डेड टिश्यू मेनली रहेगी, तो सबसे पहले तो भाई यांत्रिक सपोर्ट प्रदान करना ही करना है इन लोगों का, टिश्यू का। खासकर डेड टिश्यू जो होते हैं या परमानेंट टिश्यू होते हैं, इनका मुख्य काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करना। अब देखिए जाइलम, जाइलम जो होता है, जाइलम मुख्यतः जड़, तना और पत्तियों में पाया जाता है। फ्लोएम भी जड़, तना और पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, दोनों का एक काम तो है यांत्रिक सहारा प्रदान करना, दोनों का कॉमन काम है यांत्रिक सहारा प्रदान करना। और जो जाइलम का जो मुख्य काम है, जो भी जल जो होते हैं, जल और खनिज लवण, जल और खनिज लवण पेड़ पौधे कहाँ से लेते हैं? पृथ्वी से लेते हैं। ठीक है, तो वो जल और खनिज लवण जाइलम के द्वारा ही पूरे मतलब कि लिफ तक पहुंचता है, पेड़ के लिफ तक जहां पे भोजन बनता है। तो जाइलम का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है जल एवं खनिज लवण का पौधे के विभिन्न भागों में, विभिन्न भागों तक पहुंचाना। पौधे के विभिन्न भाग मतलब जितना भी पत्ती वगैरह है, तना वगैरह, सब तक इसका काम है जल को पहुंचाना। तो जाइलम, तो इसका कोड याद रखिए, ज से जाइलम, ज से जल, यानी कि जाइलम का मेन काम है
जल एवं खनिज लवण का ट्रांसपोर्टेशन। एकदम याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछा भी है, बहुत सारे प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आप देखेंगे तो फंक्शन से ही क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि हम लोग जनरल साइंस पढ़ रहे हैं। उसी तरह फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम का भी एक तो ये हो गया यांत्रिक सहारा प्रदान करना, और दूसरा कार्य इसका है कि जो पत्ती, ये भी जड़, तना और लीफ सब में पाए जाते हैं। उसके बाद इसका मेन काम है कि फ्लोएम जो पत्तियां भोजन बनाती है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पत्तियां जो भोजन बनाती है, हरी पेड़ पौधे हरित लवक में जो भोजन का निर्माण होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, वो भोजन जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन पूरे पेड़ पौधे में किसके द्वारा किया जाता है? फ्लोएम के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, पूरे पेड़ पौधे यानी टिल जड़ तक, जड़ से लेके अप एपेक्स शूट तक जितने भी पेड़ पौधे के पार्ट हैं, वहां पे भोजन की भाई जरूरत तो सबको होती है, तो वहां तक पहुंचाने का काम कौन सा करता है? फ्लोएम करता है। तो फ से फ्लोएम, मतलब ऐसे एक कोड है, जैसे जाइलम जैसे जल, फ से फ्लोएम, फ से फूड, तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा? और क्वेश्चन हमेशा यही पूछा है कि जाइलम का काम क्या है, फ्लोएम का काम क्या है। यहाँ भोजन को पहुंचाना है, भोज्य पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन, और यहाँ पे जल अणु, खनिज लवणों का ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, इस तरह से अगर देखा जाए तो ये प्लांट टिश्यू मोटा मोटी इतना ही आप लोग को ध्यान में रखकर पढ़ना है। कुछ और फैक्ट्स वगैरह हैं। जब जाइलम और फ्लोएम मिलके ही वैस्कुलर बंडल का निर्माण करते हैं। और एक चीज और है, जैसे वलय, कि पेड़ पौधे के वलयों का गिनती किससे किया जाता है? तो वो वैस्कुलर टिश्यू को ही जाइलम फ्लोएम का बना होता है, उसको गिन के, उसके रिंग को गिन के उसका किया जाता है। उसमें थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि जहाँ पे मौसम में ज्यादा परिवर्तन होता है, वहां पे जो विलय होते हैं वो काफी अच्छे से दिखते हैं, जहाँ कम परिवर्तन होता है वहां अच्छे नहीं दिखते हैं। उसके बाद पेड़ों के जो आयु को गणना होता है उसे क्या कहते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। इस टाइप से बहुत सारे फैक्ट्स हैं। मैं कोशिश करूंगा एक छोटा सा वीडियो बना के ये सब फैक्ट्स आप लोग को प्रदान कर दूं। दोस्तों, थोड़ा सा 2-3 दिन और में भी दिक्कत हो सकता है, थोड़ा सा मैं भी किसी शादी वगैरह में व्यस्त हूँ, इसलिए वीडियो रेगुलर नहीं जा रहा है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।